तो आज हम लोग का चैप्टर रिवीजन करने जा रहे हैं भारतीय मृदा। तो मृदा के बारे में सबसे पहली लाइन, पृथ्वी की पटल पर ढीली परत जिसमें खनिज क्षमता हो या उपजाऊ वनस्पतियों का विकास हो। अब सोइल का निर्माण यानी कि चट्टानों से होता है। सोइल जिसको हिंदी में मृदा बोला जाता है वो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से आया हुआ है। और मृदा यानी कि सोइल के अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी बोलते हैं। विश्व मृदा दिवस आपके प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 2023 में इसकी थीम रखी गई है सोइल एंड वाटर ए सोर्स ऑफ लाइफ। भारतीय मृदा के अध्ययन के लिए भारत में एक काउंसिल का गठन किया गया जिसको फुल ICAR जिसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्स। इसकी स्थापना 1929 में हुआ है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक आपका अम्लीय मृदा और एक आपका क्षारीय मृदा। अम्लीय मृदा खेती के लिए अच्छी नहीं होती और इसमें चूने की मात्रा बहुत कम होती है। क्षारीय मृदा खेती के लिए अच्छी होती है लेकिन इसमें जिप्सम की सर्वाधिक कमी होती है। सोइल मृदा का निर्माण 4 चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला तापमान, दूसरा जलवायु और तीसरा पानी, चौथा वनस्पतीय जीव। अब हम लोग मिट्टी की परतों के बारे में आगे पढ़ेंगे। मिट्टी की परतों की संख्या आपकी 5 होती है। 5 प्रकार के आपके मिट्टी की परत होती है जिनमें सबसे पहली परत ऑर्गेनिक होती है। यहाँ पर आपको 5 परतें अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। पहली है आपकी ऑर्गेनिक, दूसरी आपकी सरफेस, तीसरी है आपकी सबसोइल, चौथी है आपकी सबस्ट्रेटम और 5वीं है आपकी बेडरॉक। तो सबसे पहले हम लोग पहली परत के बारे में जानेंगे। पहली परत में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी की सबसे ऊपरी परत है और इसमें सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और दूसरी परत है आपकी सरफेस, इसमें सर्वाधिक उपजाऊ होते हैं। यह परत सर्वाधिक उपजाऊ होती है और इनमें कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। यह छोटे पौधे के जड़ें इन्हीं परतों में धंसी हुई होती है। अब आपकी परतों की तीसरी संख्या है सबसोइल। इस परत में बड़े पेड़ पौधे की जड़ें धंसी हुई होती है। चौथी परत है सबस्ट्रेटम जिसमें खेती के लिए अच्छी नहीं होती और थोड़ी मात्रा में इनमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। 5वीं परत है आपकी बेडरॉक, इनमें केवल पत्थर ही पत्थर पाए जाते हैं। अब हम लोग आगे जानेंगे कि जियोग्राफिकल यानी कि भौगोलिक दृष्टि से मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं। पहला आपका स्थान वृद्धि मिट्टी और दूसरा है आपका स्थानांतरी मृदा। तो स्थान वृद्धि मृदा एक ही स्थान पर आपके रहती है और जैसे कि इसका एग्जाम्पल है काली मृदा, लाल मृदा या लेटेराइट मृदा। और दूसरी आपकी स्थानांतरी मृदा, इसको अलग अलग स्थान पर इसका प्रवाह होते रहता है। वायु या जल द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करते रहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है आपका जलोढ़ मिट्टी यानी कि ब्लैक सोइल यानी कि काली मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे। काली मृदा का निर्माण अवसाद चट्टान के अपरदन या बेसाल्ट चट्टान से होता है और काली मृदा का काला रंग टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। इसमें सर्वाधिक ह्यूमस होती है और एक इम्पोर्टेंट बात, इसमें जल धारण क्षमता सर्वाधिक यानी कि अधिक होती है। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जुताई मृदा या कपासी मृदा या रेगुर मृदा या भर्री मिट्टी या लावा मृदा। यह भारत के पश्चिमी भाग में बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में इस काली मृदा को करेला के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सर्वाधिक कपास और गन्ना उपजाऊ होता है। भारत के दक्षिणी क्षेत्र में इसे साली के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको चेरनोजम नाम से भी जाना जाता है। यह 18% क्षेत्र में फैला हुआ है। अब हम लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करें। जैसे कि यह नदी या जल द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से इसका निर्माण होता है। इसे दोमट या कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी है। यह भारत में
33% क्षेत्र में फैली हुई है। इसे नदी वाले क्षेत्र में बहुत ही अधिक मात्रा में दिखाई पड़ती है। जलोढ़ मिट्टी में जब कम मात्रा में बालू हो तो उसे कांप बोला जाता है, और जलोढ़ मिट्टी में जब बालू की मात्रा अधिक हो इसे दोमट के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी में उत्पाद होने वाले कुछ जैसे कि धान, गेहूँ, तिलहन, आलू होता है। जब इनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है तो इनमें उर्वरक का उपयोग किया जाता है। जलोढ़ मिट्टी आपके दो प्रकार की होती है, पहली खादर मृदा और दूसरी बांगर मृदा। खादर मृदा उसे बोलते हैं जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, और बांगर मृदा उसे बोलते हैं जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। नई जलोढ़ मृदा में आपके खनिज की मात्रा अधिक होती है और पानी की मात्रा अधिक होती है, और ये बहुत ही अधिक उपजाऊ होती हैं। इनमें लवण की मात्रा कम होती है और अम्लीयता भी बहुत ही कम होती है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी कि बांगर मृदा में खनिज की मात्रा कम होती है और पानी की मात्रा भी बहुत कम होती है, और यह उपजाऊ के लिए तो बहुत ही कम उपयोग में होती है। और इनमें लवण की मात्रा अधिक होती है, इनमें अम्लीयता भी बहुत ही अधिक होता है। मिट्टी यानी कि लाल या पीली मृदा के बारे में कुछ जानकारी बताने जा रहे हैं। जैसे कि इनका निर्माण आग्नेय प्लस अवसादी चट्टानों के मेल से होता है। इसे गोंडवाना काल की मृदा भी बोला जाता है। इनका लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ये प्रायद्वीपीय भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। जब ये सूखी होती है तो इनका रंग लाल होता है। जब इनमें पानी यानी कि हाइड्रोनाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो यह गीली हो जाती है और यह पीले रंग की दिखाई देती है। इनका सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु में होता है, और ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। यानी कि लेटराइट मृदा के बारे में जानेंगे, जैसे कि इनमें तापमान ज़्यादा और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ लेटराइट मृदा पाई जाती है। और ये मखमली मृदा भी कहते हैं। यह उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसकी खोज एफ बुकानन ने 1905 ईस्वी में किया था। इनमें अम्लीयता मृदा, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। अम्लीय मृदा की निक्षेपण प्रक्रिया करके लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। ये आखिर निक्षेपण मृदा है क्या, तो ये इसको हम विस्तार में जानेंगे कि तेज वर्षा के कारण मिट्टी के छोटे छोटे कण भूमि के अंदर धंस जाते हैं, जिससे यह भूमि ऊपर से पथरीली दिखाई पड़ती है। यही आपका निक्षेपण विधि है। अब हम लोग आगे इसके बारे में कोई जानकारी इकट्ठा करेंगे, जैसे कि इनमें लौह ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है, और यह काजू, मसाला, कॉफ़ी, इलायची और ईंट बनाने में बहुत ही अच्छी होती है। ये 3 प्रकार की लेटराइट मृदा होती है, जैसा कि पहला नंबर अंडरग्राउंड, दूसरा रेड लेटेराइट और तीसरा वाइट लेटेराइट। अंडरग्राउंड में H2O यानी कि पानी की कैपेसिटी अधिक होती है, और यह असम या दार्जिलिंग वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। रेड लेटेराइट मृदा में आयरन और पोटास की मात्रा अधिक होती है, और यह कर्नाटक वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यह आपका वाइट लेटेराइट, इसमें कैओलिन की मात्रा अधिक होती है, और यह केरल वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल या पीली मृदा के बारे में एक और भी तथ्य है। जब वास्को डी गामा 1498 में भारत आया तो यह पुर्तगाल के लिस्बन शहर से कालीकट के कोझिकोड में आया था, जब वहाँ के राजा जमुरीन थे। और यह जब कालीकट से वापस गया तो वापस जाते समय अपने साथ कुछ मसाले लेकर गया, जो कि उस दक्षिण क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में मसाले उत्पाद होते थे। और जैसे कुछ राज्य केरल, गुजरात और कर्नाटक में लेटराइट मृदा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि जब यूरोपीय देश में सर्वाधिक ठंडा और ज़्यादा लोग वहाँ पर मांस या शराब का सेवन करते हैं, और वहाँ पर मांसों पर जब उन्होंने मसाले के साथ मांसों को खाया तो उन्हें अधिक स्वादिष्ट लगा, और उसी वजह से मसाले की मांग यूरोप में बढ़ गई और भारत से मसालों का व्यापार शुरू हुआ। यानी कि पर्वतीय मृदा के बारे में पढ़ेंगे। यह बहुत ही अधिक कठोर होती है, और यह जंगली या झाड़ियाँ या अल्पाइन वृक्ष में पाई जाती हैं।
यह अस्थिर मृदा है जिसमें स्टेप फार्मिंग यानी कि सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। सीढ़ीनुमा खेती यानी कि यह पर्वत की ढलानों पर इस तरीके से खेती की जाती है और इनमें सेब, नाशपाती, चाय, कॉफ़ी या मसालों की खेती बहुत ही प्रचुर मात्रा में होती है और इनमें ह्यूमस की मात्रा होती है और यह उपजाऊ भी होती है, इसलिए इसमें बागान भी लगाए जाते हैं और इसमें जैव तत्व ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब हम लोग मरुस्थलीय यानी कि सूखी मृदा के बारे में पढ़ेंगे। इनमें नमी की मात्रा बहुत ही कम होती है और यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें खेती करना संभव नहीं, लेकिन इनमें खेती भी होती है तो मोटे अनाजों की होती है, जैसे कि बाजरा या ज्वार। इनमें सिलिकॉन की मात्रा बहुत अधिक होती है। अब हम लोग दलदली मृदा के बारे में पढ़ेंगे और यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनमें वनस्पतियों के सड़ने गलने से दलदली मृदा का निर्माण भी होता है। इनमें ह्यूमस बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। इनका विस्तार केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। अगली मृदा आपकी लवणीय मृदा है। इनमें क्षारीय अधिक मात्रा में पाया जाता है और इनमें नमक में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इनका विस्तार गुजरात के कच्छ के खाड़ियों में है, जिसके अन्य नामों से रेह मिट्टी या कलर या ऊसरी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। मृदा का वर्गीकरण भारत में ICAR के अनुसार किया जाता है। ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इन्होंने भारत को 7 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है आपका एरिडी सॉइल, जिसमें शुष्क मृदा या ड्राई सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी आपकी अल्फी सॉइल और इसमें इनका रंग लाल होता है और इनमें अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। तीसरा है आपका मॉली सॉइल, इनमें काली मृदा होती है और इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ये आपका चौथा नंबर है अल्टी सॉइल, जिसको लेटराइट मृदा भी बोलते हैं। और 5वां नंबर आपका वर्टी सॉइल है, यह कम गहरी और काली मृदा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। 6 नंबर आपका स्टेपी सॉइल है, जो अविकसित द्वार पर पाए जाते हैं। 7वां नंबर है आपका एंटी सॉइल, यह आपका नवीन मृदा है। अब हम लोग कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान की मृदा में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है और नाइट्रोजन से भरपूर आपका मटर होता है। लाल मृदा का लाल रंग आपका फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। भारतीय मृदा में जस्ता की सर्वाधिक कमी होती है। पौधों में सर्वाधिक पानी चिकनी मिट्टी से आता है। ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्वतः कृषि मृदा या काली मृदा में कपास या काली मृदा भी कहते हैं। भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए खेतों में आपके उड़द की खेती की जाती है। धन्यवाद।